हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम प्रीपोजिशंस में, दैट इज एट एंड इन। एट एंड इन। तो एट की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्मॉल प्लेसेस का नाम गिवन है, स्मॉल प्लेसेस का नाम गिवन है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास बिग प्लेसेस का नाम गिवन है, बिग प्लेसेस का नाम गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन को यूज़ करेंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आई लिव डैश भिवानी, आई लिव डैश भिवानी डैश हरियाणा, आई लिव डैश भिवानी डैश हरियाणा। तो मैं हरियाणा के अंदर कहाँ रहती हूँ, हरियाणा में भिवानी में रहती हूँ। तो दैट मीन्स कि ये हरियाणा हो गया और इसके अंदर क्या हो गया, भिवानी हो गया। तो दैट मीन्स बिगर प्लेस कौन सा है हमारा, हरियाणा। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इन। और स्मॉलर प्लेस कौन सा है हमारा, भिवानी। तो दैट मीन्स कि यहाँ मैं क्या फिल करूँगी, एट फिल करूँगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई लिव एट भिवानी इन हरियाणा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी लिव्स एट मुखर्जी नगर, ठीक है, मुखर्जी नगर इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है तो दिल्ली के लिए तो इन आया और मुखर्जी नगर के लिए क्या आया, एट आया। तो जब भी स्मॉलर प्लेसेस की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, एट। और जब भी बिगर प्लेसेस की बात हो रही है तो वहां हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इन यूज करेंगे। लेकिन हो सकता है आपके पास एग्जाम में ऐसा कोई नाम आ जाए, ऐसे किसी प्लेस का नाम आ जाए जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है कि वो जो प्लेस है वो बिग प्लेस होगा या फिर स्मॉल जगह का नाम है या बड़ी जगह का नाम है। ठीक है ना, कि वो सिटी का नाम है या किसी स्टेट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दैट मीन्स कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो मैंने लिखा शी लिव्स डैश, शी लिव्स डैश, कोई भी नाम लिख लो, मान लो मैंने लिख दिया कदमपुर। ठीक है, मैंने लिख दिया कदमपुर। तो अब कदमपुर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता हमें इसके बारे में कि ये सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है या किसी बिल्कुल छोटी सी जगह का नाम है, हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमेशा स्टूडेंट्स वहाँ पे आप लोग एट को फिल कर देना। तो जब भी आपके पास सिंपल एक ही नाम गिवन हो तो वहाँ हम क्या फिल कर देंगे, एट फिल कर देंगे। हमें मान लो कि उस वर्ड के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, उस प्लेस के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, तो जब हमारे पास कोई भी नॉलेज ना हो तो हम एट फिल कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास दो नाम आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये ऑब्वियस हो जाता है कि इसके अंदर ही ये चीज़ होगी, इसके अंदर ही ये चीज़ होगी। तो ये जो है वो बिग प्लेस हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल प्लेस हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास नाम एक ही आया, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या फिल कर देंगे स्टूडेंट्स, एट को फिल कर देंगे। तो प्लेसेस के लिए आपको जो है ये बात तो यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है। तो एक तो हमें पता लग गया एट और इन कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट्स, कहाँ पे यूज होता है, बिल्कुल स्मॉल प्लेसेस और बिग प्लेसेस के लिए। इसके बाद हेडिंग बना लीजिए, दैट इज एट। एट हम देखेंगे एट जो है वो और कहाँ कहाँ जो है यूज हो सकता है, एट को हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो एट के लिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम गिवन है, एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो हम किसको यूज कर लेते हैं, एट को यूज कर लेते हैं। जब हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो हम किसको यूज कर लेते हैं, एट को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आवर क्लास स्टार्ट्स एट 5 PM डेली। ठीक है, कि डेली जो है क्लास कितने बजे शुरू होती है, 5 बजे शुरू होती है। दैट मीन्स कि हमें एक एग्जैक्ट टाइम गिवन है, और जब भी आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम गिवन हो तो वो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एट यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि ही केम एट 4 o'clock, ही केम एट 4 o'clock, वह कितने बजे आया, 4 बजे आया। तो दैट मीन्स मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बताया है, और एग्जैक्ट टाइम बताया है तो वहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, प्रीपोजिशन एट को फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, फेस्टिवल्स की, किसकी बात करें, अगर हम लोग फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल्स के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते भी हैं एट दिवाली, एट ईद, एट दशहरा। तो किसी भी फेस्टिवल का नाम आ रहा हो, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एट होली, तो किसी भी फेस्टिवल के नाम की अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ वीकेंड की, तो वीकेंड क्या होता है,
सप्ताह के जो लास्ट के 2 दिन होते हैं उन्हें वीकेंड कहा जाता है। तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट को ही यूज़ करते हैं। ये फ्रेज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, एट द वीकेंड, कभी भी इन द वीकेंड नहीं होता, हमेशा ही एट द वीकेंड होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस बन रहा हो एट दी करके, ठीक है, एट दी एंड, एट दी एंड ऑफ से कोई भी सेंटेंस बन रहा हो तो दैट मीन्स दी एंड ऑफ से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एट को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ रोड, एट द एंड ऑफ स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ कॉलोनी, को कुछ भी आपको लिख रखा हो तो वो जो फ्रेज बनेगा वो आपका एट से ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और फ्रेज को हम याद रखेंगे, इन द मोमेंट नहीं होता, क्या होता है, एट द मोमेंट। दैट मीन्स कि इस समय, एट द मोमेंट अगर मैं बोलूँ ही इज़ इन यूएसए, ठीक है, एट द मोमेंट इस समय वो कहाँ है, यूएसए में है, अमेरिका में है। तो एट द मोमेंट के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, एट को यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ मैं एट के अंदर, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स कि जब मैं किसी की स्किल्स की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, स्किल्स की बात कर रही हूँ, स्किल्स मीन्स नॉलेज की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ गुड एट हिंदी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम जब इस इंग्लिश की हिंदी करने बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं, वह हिंदी में अच्छा है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या सेंस आ रही है, मे की सेंस आ रही है, और मे की सेंस आ रही है तो मे के लिए तो हम इन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी स्किल्स की बात हो रही है कि वो किसी चीज़ में अच्छा है या फिर बुरा है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, एट। तो ही इज़ गुड एट हिंदी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ बैड एट इंग्लिश, तो वह इंग्लिश में जो है वो बुरा है। दैट मीन्स कि इंग्लिश की जो उसकी स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है। तो हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आप चाहे किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एट से, स्किल्स से आपसे क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, तो वैल्यू या फिर मैं बोलूँ प्राइस के लिए भी आप एट यूज़ कर सकते हो। वैल्यू या फिर मैं बोलूँ प्राइस के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही बोट दिस बुक एट ₹20, ही बोट दिस बुक एट ₹20, उसने ये कितने में खरीदी है, 10 रुपये 20 रुपये में ये जो बुक है वो खरीदी है, ठीक है। तो जब भी आपकी वैल्यू या प्राइस की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पीड की, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो भी हम एट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैं लिखूं दिस बाइक कैन रन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपने जब स्पीड दिखानी थी उसके लिए भी आपने क्या यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ओके। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है स्टूडेंट्स किलोमीटर एन आर। ये जो पर का साइन होता है, इंग्लिश में इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। तो जब भी किलोमीटर एन आर दे रखा हो तो दैट मीन्स कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है, किलोमीटर पर आर की बात हो रही है। और अगर इस सेंटेंस को मैं सीधा भी बोल रही होती कि दिस बाइक इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आर, 80 किलोमीटर एन आर होगा, सॉरी ये पर होगा ही नहीं, इंग्लिश में कोई पर वर्ड होता ही नहीं है। तो इस जो ये स्लैश होता है हमारा मैथ्स के अंदर, इसको हम इंग्लिश में एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जो आपको ध्यान रखने हैं कि इनके बाद हम क्या करते हैं, एट को यूज़ करते हैं, या इनसे पहले हम एट को यूज़ करते हैं। और स्मॉलर प्लेसेस, बिगर प्लेसेस की बात मैंने आपको कर ही दी है। तो अगर मैं कहूँ डैश द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप एक छोटी जगह है ऑब्वियसली, तो एट द बस स्टॉप बोलेंगे, एट द रेलवे स्टेशन बोलेंगे, एट द बॉटम बोलेंगे, एट द टॉप बोलेंगे। तो ये सभी छोटी जगहों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, एट को यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एट के रिगार्डिंग, ठीक है। एट के रिगार्डिंग हमें ये बात जो है वो ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग इन। अब हम देखेंगे कि इन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन को हम, डिफरेंस तो हमने देख ही लिया, जहाँ पे हमें डिफरेंस में यूज़ करना था वो बात तो हमें समझ में आ ही गई है। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट की, दैट इज इन की। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, इन। तो जब भी हम किसी परमानेंट एक्शन को दिखा रहे हैं, परमानेंट एक्शन कहने का मतलब क्या है कि वो एक्शन जो है वो हमेशा ही वैसा ही चलता रहेगा,
ठीक है, वैसा ही चलता रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं तो हमें ये पता है कि 58 के बाद रिटायरमेंट होती है, तो दैट मीन्स कि वो सरकार की पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन जैसे ही हम जॉब करने लगे, गवर्नमेंट जॉब में आए, तो दैट मीन्स क्या है कि 58 साल तक हमें वहाँ से कोई भी नहीं हटा सकता, अगर हमने ऐसा कोई करप्शन नहीं किया या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की है कि जिससे हमने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की है जिससे हमें वहाँ से हटा दिया जाए, तो दैट मीन्स कि 58 ईयर से पहले हमें कोई भी नहीं हटा सकता। तो मैं अगर बोलूँ तो वो कैसी एक्शन हो जाएगा, आपका परमानेंट एक्शन हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ इन नेवी, वो किस में है, नेवी में है। अब नेवी में है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नेवी के अंदर घुस गया, दैट मीन्स कि वो कहाँ जॉब करता है, नेवी में जॉब करता है, ठीक है। तो ये कैसी एडमिशन हुई, सॉरी एडमिशन कह रही हूँ, कैसा एक्शन हुआ, परमानेंट एक्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एट मैंने आपको करा दिया है, ये सारी सिचुएशन इनकी चल रही हैं। तो इसके बाद मैं अगर बात करूं, हमारे पास किसी मंथ का नाम आ रहा है, किसी ईयर का नाम आ रहा है, ठीक है, किसी मंथ का नाम आ रहा है या किसी ईयर का नाम आ रहा है, तो उससे पहले भी हम क्या बोलते हैं, इन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इन जनवरी, इन फरवरी, कुछ भी ऐसे ही अगर मैं बोलूँ इन 2010, तो कोई भी ईयर आपके पास गिवन हो, किसी भी मंथ का नाम आपके पास गिवन हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ अ डे, ठीक है, एक दिन के पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, पार्ट्स ऑफ अ डे, एक दिन के अगर पार्ट्स की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। जैसे कि इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, ठीक है, एट नाइट या फिर इन नाइट। एट नाइट और इन नाइट में हम बाद में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एट नाइट और इन द नाइट में। चलिए, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, दैट इज नेम ऑफ सीजन्स। अगर हमारे पास सीजन्स के नाम आ रहे हैं, तो सीजन्स के नाम के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ इन विंटर, इन समर, इन विंटर सीजन, इन समर सीजन, इन ऑटम सीजन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि किसी भी सीजन का नाम अगर आपके पास आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड स्पेस का मतलब क्या है कि बंद जगहों के लिए। एक तो मैंने आपको डिफरेंस बताया ही था कि इन जो है वो 3 जगह से खुला है, 4 जगह से खुला है, वो सारी चीज़ें बंद है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, तो दैट मीन्स कि पॉकेट भी क्या है, पॉकेट भी क्या है, एक एनक्लोज्ड स्पेस है। तो इनके लिए भी ऐसे हमारे पास पॉकेट आ रहा है। या मैं बोलूँ इन माई कार, तो कार भी कैसी है हमारी स्टूडेंट्स, कार भी कैसी है, बंद है, क्लोज्ड है। तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, इन माई कार, कार के अंदर। तो जब भी एनक्लोज्ड स्पेस की बात हो जाए, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी हम इनको ही यूज़ करेंगे। तो आई थिंक ये बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अगर आगे मैं बात करूँ तो एट और इन आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा थ्रू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा थ्रू, THROUGH, THROUGH, थ्रू, ठीक है। तो थ्रू का मतलब हमें पता है क्या होता है, माध्यम। थ्रू का मतलब क्या होता है, माध्यम, दैट इज मीडियम। तो ये कब यूज़ होगा, जब हम किसी ना किसी माध्यम की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी मीडियम को हम बीच में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, थ्रू को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ द ट्रेन इज पासिंग, the train is passing through the tunnel, the train is passing through the tunnel, ठीक है। कि ट्रेन कहाँ से पास हो रही है, माध्यम क्या है, मीडियम क्या है पास होने का, टनल, सुरंग। टनल मतलब होता है सुरंग, तो सुरंग से पास हो रही है ट्रेन, तो दैट मीन्स कि हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, थ्रू को यूज़ करेंगे, थ्रू दी टनल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ही लिखिए, सेंटेंस लिखिए, ही न्यू इट through a newspaper, he knew it through a newspaper, ठीक है। दैट मीन्स कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली है, किसके थ्रू मिली है, किसके माध्यम से मिली है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है, अखबार के माध्यम से मिली है। तो जब भी हमें मीडियम सेंस देनी हो, तो वहाँ हम क्या यूज़ कर लेते हैं,
थ्रू यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और सेंटेंस आपको बोलूँ और बोलूँ कैन यू सी थ्रू दी ग्लास, क्या आप ग्लास के आर पार देख सकते हो क्या, ठीक है, कि ग्लास के आर पार देख सकते हो क्या, दैट मीन्स कि देखने का मीडियम क्या है हमारा ग्लास, और देखने का मीडियम अगर ग्लास है तो वहाँ मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, थ्रू को यूज़ कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे ज़रूर और मुझे बताएंगे ज़रूर कि कोई डाउट ना रह गया हो, ठीक है। चलिए, तो थ्रू के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए दैट इज बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एक मीनिंग तो हमें बिफोर का पता है, एक मीनिंग तो हमें बिफोर का पता है और वो क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। तो पहले का मतलब हमें पता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ही केम बिफोर मी, तो दैट मीन्स कि मैं क्या कह रही हूँ कि वो मुझसे पहले आया, वो मुझसे पहले आया। तो दैट मीन्स कि सिंपली हमारे पास बिफोर की क्या सेंस निकल के आ रही है स्टूडेंट्स, बिफोर की हमारे पास पहले सेंस निकल के आ रही है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यह पता है इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। इसके लिए बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो है वो फिजिकल पोजीशन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, फिजिकल पोजीशन के लिए यूज होता है। कि अगर हमारे पास हमारे सामने कोई चीज है, कोई चीज हमारे सामने रखी हुई है या कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है, तो दैट मीन्स कि फिजिकल पोजीशन की ये बात करता है, तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। लेकिन जब हमारे पास मीनिंग क्या आ रहा हो, इसको ऐसे ही लिखना स्टूडेंट्स, के समक्ष, के समक्ष। हम कहते हैं ना कि जो मुजरिम है वो जज के समक्ष प्रस्तुत हुआ, ठीक है, जज के समक्ष उसको लेके आया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज के सामने उसको लाके खड़ा कर दिया, दैट मीन्स कि उसकी जो हियरिंग है वो जज के सामने हुई, जज के समक्ष उसकी हियरिंग हुई। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि कब हमें बिफोर को यूज करना है और कब हमें इन फ्रंट ऑफ को यूज करना है। तो जब बात हो रही हो फिजिकल पोजीशन की, तो फिजिकल पोजीशन के लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में हमारे पास मीनिंग के समक्ष निकल के आ रहा है और के समक्ष निकल के आ रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर मी, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर मी। तो अब देखो सेंटेंस को पढ़ के देखो, अब ये भी समझ में आ रहा है, इससे ये भी मीनिंग निकल के आ सकता है कि भाई मुझसे पहले मत खड़े हो, दैट मीन्स कि मेरे आगे आके मत खड़े हो। एक लाइन हो सकती है, एक रो हो सकती है, तो मुझसे पहले आकर मत खड़े हो, तो दैट मीन्स कि बिफोर भी सही है। और एक मैं कह रही हूँ कि मेरे सामने मत खड़े हो, दैट मीन्स मैं फिजिकल पोजिशन की बात कर रही हूँ कि मेरे सामने मत खड़े हो, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ भी आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर वाला पहले का तो सेंस आपको समझ में आ ही गया, एक और सेंटेंस लिखिए, उसमें मुझे बताएंगे कि वहां पे जो है वो क्या आना चाहिए। चलिए लिखिए सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर केम। क्या लगाएंगे, किसकी सेंस आ रही है, सामने की कोई सेंस नहीं आ रही। हम तो ये कह रहे हैं पेशेंट जो है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही, तो दैट मीन्स यहाँ इन फ्रंट ऑफ की कोई सेंस नहीं है और इन फ्रंट ऑफ की सेंस नहीं है, फिजिकल पोजीशन की कोई बात नहीं हो रही, तो दैट मीन्स वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ करेंगे। आई थिंक ये बात क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं एक और सेंटेंस आपको बोलूँ, द finance minister presented budget बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ दी लोकसभा स्पीकर,
द लोकसभा स्पीकर। अब मुझे ये बताओ, क्या हम फिजिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर कि भाई लोकसभा स्पीकर के सामने आके खड़ा हो गया फाइनेंस मिनिस्टर और बजट को प्रस्तुत किया? ऐसी कोई सेंस नहीं आ रही। हम तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर के समक्ष जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को जो है वो पेश किया। ठीक है, तो इस चीज का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, इन चीजों का। क्लियर? तो कब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे हमें बिफोर को यूज करना है और कहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ को यूज करना है। ठीक है, तो इनको चीजों को स्टूडेंट्स रिवाइज जरूर करते रहना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर जो है वो दिक्कत आएगी। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, दैट इज इन द नाइट एंड एट नाइट। इन द नाइट एंड एट नाइट कहने का मतलब क्या है कि नाइट के साथ कब तो आप इन को यूज करोगे और नाइट के साथ कब आप एट को यूज करोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इन द नाइट या फिर एट नाइट। 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 तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमें इतना पता है, इतना बेसिक सा हमें आइडिया है कि जब हम बात करते हैं ए एंड द आर्टिकल की, तो जो द आर्टिकल होता है वो पर्टिकुलर की सेंस देने के लिए यूज होता है, या फिर मैं बोलूँ स्पेसिफाई करने के लिए जो है द आर्टिकल यूज होता है। तो इस नाइट में इसके साथ क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है और हमने क्या लगाया, इन। तो दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसके साथ आर्टिकल द को यूज नहीं किया है तो हमने क्या यूज किया, प्रीपोजिशन एट, और इसका मतलब हुआ कोई भी रात। ठीक है, जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली हम किसी भी रात की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, एट नाइट। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर नाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन द नाइट यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये जो है नोट करके आप लोग लिख लेना। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो मैं आपको कराने वाली हूं वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड दैट इज विद एंड बाय। विद एंड बाय। विद एंड बाय। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, विद एंड बाय। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं विद की, तो विद हम यूज करते हैं, विद का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स, के साथ। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं साथ की, दैट इज अकंपनी की। ठीक है, अकंपनी की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही वेंट, या फिर ऐसे लिखो सेंटेंस को, ही विद हिज फ्रेंड्स, ही विद हिज फ्रेंड्स went for a picnic। went for a picnic। ठीक है, कि वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया है, पिकनिक पे गया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, कंपनी दिखाना चाह रहे हैं, साथ दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि she wants to go with her पेरेंट्स। ठीक है, कि वो किसके साथ जाना चाहती है, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो जाना चाहती है। तो पेरेंट्स के साथ अगर जाना चाहती है तो हमने वहाँ पे क्या यूज कर लिया, विद को यूज कर लिया। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद ध्यान से समझना जो नेक्स्ट पॉइंट मैं समझाने जा रही हूँ आपको। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस बोल लो या कुछ भी बोल लो, किसी चीज का इस्तेमाल करके हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने नाइफ को यूज करके किसी भी चीज को कट किया, एप्पल को कट किया, वुड को कट किया, किसी भी चीज को मैंने कट किया, लेकिन मैंने उसके लिए यूज क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, नाइफ। तो जब मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी डिवाइस या मैं बोलूँ किसी भी टूल को यूज करके कोई काम कर रही हूँ और उसमें हमारी कौन सी मूवमेंट आ रही है, हैंड मूवमेंट आ रही है। कौन सी मूवमेंट आ रही है, हैंड मूवमेंट आ रही है। उसमें हमारी हैंड मूवमेंट हो रही है टूल के साथ, तो वहां हम हमेशा विद का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात किसकी करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है आपके पास, या मैं बोलूँ कोई डिवाइस है या कोई टूल है, प्लस में इनके साथ क्या है, हैंड मूवमेंट, इसके साथ हमारी हैंड मूवमेंट भी है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, विद का यूज करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही किल्ड अ टाइगर विद या फिर बाय अ नाइफ। ही किल्ड अ टाइगर
विद या फिर बाय अ नाइफ। तो उसने अगर टाइगर को किल किया होगा नाइफ से तो दैट मीन्स उसमें हैंड मूवमेंट आई होगी उसकी, और हैंड मूवमेंट आई होगी तो दैट मीन्स यहाँ पे बाय यूज नहीं होगा, आपको क्या यूज करना है, विद का यूज करना है। तो विद के लिए आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो जब हमें अकम्पनी शो करनी हो, और एक जब हम कोई भी टूल यूज कर रहे हैं और उसके साथ हमारी हैंड मूवमेंट है तो वहां पे हम विद का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे हम बाय का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, बाय की, ये बातें थी विद की। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बाय। बाय, तो बाय देखो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपका वॉइस का टॉपिक हुआ नहीं है, वॉइस का टॉपिक हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं किसकी, पैसिव वॉइस की, जब हम बात किसकी करते हैं, पैसिव वॉइस की, होता क्या है वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, वो हम जब मैं आपको वॉइस टॉपिक कराऊंगी तो वहाँ आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो दैट मीन्स मैंने सेंटेंस किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में लिखा है तो मैं यहाँ पे हमेशा क्या लिखती हूँ, बाय प्लस में यूजर, बाय प्लस में डूअर, जो भी काम कर रहा है। तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, जब आपका वॉइस टॉपिक हो जाएगा तो ये बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमने वहाँ पे बाय को क्यों यूज किया है। तो आई थिंक पहला पॉइंट बहुत ही ईजी था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दैट मीन्स की बाय आप तब यूज करते हैं जब आप एक रूट बता रहे हो, क्या बता रहे हो, रूट बता रहे हो। दैट मीन्स आप ये नहीं बता रहे कि आप कार से गए हो, ठीक है। आपने जैसे बोला बाय कार, ठीक है, बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स कि हम वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं, हम रूट बता रहे हैं कि किसके माध्यम से हम वहाँ पे गए, मतलब हमारा रूट क्या था जाने का। दैट मीन्स कि हम बाय रोड गए हैं या बाय ट्रेन गए हैं या बाय एयर गए हैं। बाय एयर का मतलब ये नहीं है हवा में उड़ के गए हैं, दैट मीन्स कि हम एरोप्लेन से गए हैं। तो जब हम रूट बताते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, तो दैट मीन्स कि ये रूट बताने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि भाई मैं मेरी गाड़ी से गया था, मैं तो रूट बता रही हूँ कि कैसे गई थी मैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बाय एयर, तो जब भी हम रूट बताते हैं तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, बाय का यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक नोट बना लेना, कि जब हम कहते हैं कि मैं पैदल गया, तो हम ऑन फुट बोलते हैं, कभी भी बाय फुट नहीं होता है। तो ये सही है, बाय फुट कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फुट हैं, हमारे जो पैर हैं वो कोई रास्ता नहीं है, वो कोई रास्ता नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वो रास्ता बताने के लिए यूज़ नहीं होते, इसलिए हम इसके साथ बाय यूज़ नहीं करेंगे। तो फुट के साथ हमेशा ही क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स, ऑन यूज़ होता है। फुट के साथ हम हमेशा ही ऑन को यूज़ करते हैं। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो बाय के लिए आपको ये जो है 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कब हमें बाय को यूज करना है, ओके। तो वो जो बाय, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला था, वहाँ पे हमें ये लगता है कि बाय आएगा, लेकिन वहाँ पे बाय नहीं आता, वहाँ पे विद यूज होता है, और वहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है ये सभी चीजें। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगर नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, दैट इज ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ, दोनों में डिफरेंस क्या है। डायग्राम बनाना जैसे मैं बना रही हूं, ये एक टेबल लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, एक लाइन लगा लो। तो दैट मीन्स कि एक पर्सन तो यहां बैठा है इस साइड, और एक पर्सन यहां बैठा है इस साइड। तो ये फेसिंग ईच अदर इन अ लाइन, एक ही लाइन में, फेसिंग ईच अदर इन अ लाइन। दैट मीन्स कि मैं यहां खड़ी हूं तो मेरे जस्ट सामने, बिल्कुल मेरे ऑपोजिट क्या है, भाई फिलहाल मैं कैमरे पे पढ़ा रही हूं तो कैमरा है मेरे अपोजिट, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ऑपोजिट, ये क्या कहलाएगा, ऑपोजिट। लेकिन इन फ्रंट ऑफ की बात करूं तो ये पर्सन है, मान लो ये एक गाड़ी है, तो ये गाड़ी यहाँ भी हो सकती है, ये गाड़ी यहाँ भी हो सकती है, ये गाड़ी यहाँ भी हो सकती है। दैट मीन्स कि ये गाड़ी कहीं भी हो सकती है, लेकिन है तो इसके सामने ही। ये गाड़ी कहीं भी हो सकती है, लेकिन है तो इसके सामने ही। दैट मीन्स मैं यहाँ खड़ी हूँ,
तो कैमरा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन है तो मेरे सामने ही। लेकिन उसको मैं अपोजिट नहीं कहूँगी। अपोजिट कब कहूँगी? जब वो बिल्कुल मेरे सामने एक लाइन में है, उसको अपोजिट बोलेंगे। और जब हमारे सामने तो है लेकिन जस्ट हमारे लाइन में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कब जो है इन फ्रंट ऑफ यूज़ होगा, कब अपोजिट यूज़ होगा और कब दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको लाइन का ध्यान रखना है। तो अगर आपको सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस ये पता होना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे अपोजिट ही आएगा या फिर इन फ्रंट ऑफ आएगा। तो अगर एक सिंगल लाइन की बात हो रही हो, तो अगर वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट है एक, तो वो क्या होगा? ऑपोजिट। और अगर सामने कहीं भी है तो वो क्या होगा? आपका इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा ऑन, अपॉन, ओवर, अबव ये सब हमारा हो गया था, इन, इनटू भी हो गया था, टू, टुवर्ड्स भी हमने कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंप्लीट हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग बनाइए अलोंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखिए अलोंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हेडिंग बनाएंगे अलोंग, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग आ सकते हैं हमारे पास। एक मीनिंग आ सकता है के साथ, एक मीनिंग क्या निकल के आ सकता है? के साथ। और एक मीनिंग आ सकता है किनारे किनारे। एक मीनिंग क्या हो सकता है आपके पास? के साथ। और एक मीनिंग आपके पास क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स? किनारे किनारे। तो दोनों में ही हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखिए। अगर मैं बोलूं कि शी वॉक्स along the road, she walks along the road, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो रोड के साथ साथ चल रही थी, रोड के किनारे किनारे के साथ साथ चल रही थी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं कि she walks along the bank of the river, ठीक है, कि वो रिवर के जो है वो किनारे किनारे चल रही थी। तो दोनों ही सेंस में जो है वो आपका अलोंग जो है वो यूज हो सकता है। क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है और अलोंग के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? विद। अलोंग विद ये वर्ड भी हमें देखने को मिलता है और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? के साथ साथ, के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि शी अलोंग विद her friends, she along with her friends is going to college. She along with her friends is going to college. तो वो कहाँ जा रही है? अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जा रही है। तो दैट मीन्स कि along के साथ अगर with यूज हो जाता है तो भी ये साथ साथ की ही आपको सेंस देता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अलोंग के लिए ये दो तीन बातें आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए स्टूडेंट्स अक्रॉस, और एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन अक्रॉस। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अक्रॉस और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हो जाता है आपका ये, लिखिए अक्रॉस, अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑन द अपोजिट साइड, उस पार। सबसे पहला मीनिंग जो देखेंगे इसके लिए वो देखेंगे ऑन द अपोजिट साइड, उस पार, उस पार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस दी रिवर, तो दैट मीन्स कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रिवर के उस पार मेरी जो फ्रेंड है वो रहती है। तो रिवर के उस पार मेरी फ्रेंड जो है वो रहती है। तो इस सेंस में हम किसको यूज कर सकते हैं? अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। दूसरी सेंस हमारे पास क्या निकल के आ सकती है? इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक, ठीक है, इस पार से उस पार तक। दैट मीन्स कि हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द ट्री फेल अक्रॉस द सॉरी द ट्री फेल अक्रॉस द रिवर, तो जो ट्री है वो कहाँ गिर गया?
रिवर के ऊपर गिर गया, तो रिवर के ऊपर गिर गया दैट मीन्स इस पार से उस पार तक। मान लो कि ये एक रिवर है, ये एक रिवर है और यहाँ पे जो है वो एक ट्री था। अब ये ट्री जो है वो गिर गया और वो इस तरीके से गिर गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस पार से उस पार तक दोनों ही किनारों को जो है इसने कवर किया, और दोनों ही किनारों को इसने कवर किया तो हमने सेंटेंस में क्या यूज कर लिया स्टूडेंट्स, अक्रॉस यूज कर लिया। तो जब इस पार से उस पार की बात करते हैं, या फिर मैं बोलूँ सीधा कि फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, या फिर कवर्ड बोथ साइड, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अक्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि अक्रॉस जो है वो और कहाँ यूज हो सकता है, अक्रॉस हम और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अक्रॉस का मीनिंग एक और हमारे पास निकल के आता है, दैट इज बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, इट मीन्स दोनों तरफ, दोनों तरफ, बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ की जब हमारे पास सेंस हो तब भी हम किसको यूज कर सकते हैं, अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि he threw the luggage across his shoulders, he threw the luggage across his shoulders, तो दैट मीन्स कि शोल्डर, कंधों पे उसने जो लगेज है वो दोनों तरफ अपने रख लिया। जैसे हम बैग को टंगाते हैं पीछे, ठीक है, तो बैग को कैरी करते हैं जिस तरीके से, तो दोनों कंधों पे कैरी करते हैं, तो बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब दोनों तरफ की बात हो तब भी आप क्या यूज कर सकते हो, अक्रॉस यूज कर सकते हो सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, अगर मैं बोलूं देयर वर ट्रीज अक्रॉस दी हाउस, ठीक है, कि घर के जो है दोनों तरफ क्या थे, घर के दोनों तरफ क्या थे, पेड़ थे। तो दोनों तरफ की जब हम बात हो तो वहां पे हम अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये आपको अक्रॉस के लिए ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अक्रॉस में ही नोट बना के लिखेंगे 2 बातें, जहां से आपको क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलता है, जहां से क्वेश्चन हमें सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो नोट बना लेंगे अक्रॉस के अंदर स्टूडेंट्स नोट बना लेंगे, नोट करके लिखेंगे। तो अगर नोट करके हम बात लिखें 2, तो लिखिए गो अक्रॉस। सबसे पहले नोट में क्या है, गो अक्रॉस, इसका मतलब होता है से होकर गुजरना। जैसे हमने थ्रू देखा था उसी तरह से, तो किसी चीज से होकर गुजरना उसे क्या कहा जाता है, गो अक्रॉस। किसी चीज से होकर गुजरना क्या कहलाता है, गो अक्रॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम एंड श्याम वर गोइंग, ये तो जो गो की क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसा भी उसमें टेंस जो है वो यूज हो रहा है। तो राम एंड श्याम वर गोइंग अक्रॉस दी फील्ड, दैट मीन्स कि वो किससे होकर गुजर रहे थे स्टूडेंट्स, खेत से होकर गुजर रहे थे। फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, खेत। तो किसी चीज से होकर गुजरना क्या कहलाता है, गो अक्रॉस। तो राम और श्याम जो है वो खेत से होकर गुजर रहे थे। तो किसी चीज से होकर गुजरने की अगर आपके पास सेंस आ रही है तो वहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं, गो अक्रॉस। इनको फ्रेजल वर्ब भी बोल दिया जाता है। फ्रेजल वर्ब जो है वो आपका वोकैब का हिस्सा है, तो वहां से हम उनको याद करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फ्रेजल वर्ब हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीपोजिशन यूज होके, फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होती हैं, वो मैं आपको प्रीपोजिशन टॉपिक में ही कराती हुई चलूंगी, जहां से आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो तो आपको याद करनी ही है, प्लस में उसके साथ में अगर आपको कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो वहां से अगर आपके पास और ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स आपको देखने को मिल रही हैं तो वहां से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नोट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था नोट का, सेकंड पॉइंट में लिखिए कम अक्रॉस। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, ठीक है। किसी से अचानक मिलना क्या कहलाता है, कम अक्रॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि she came across her friend in a fair, FARE का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मेला, ठीक है। इन अ फेयर,
फेयर यहाँ पे मैंने स्पेलिंग वो लिख दी किराए वाली, FAIR, ठीक है, FAIR। तो फेयर का मतलब गोरा भी होता है और इसी फेयर की स्पेलिंग का मतलब क्या होता है आपके पास, मेला। तो हम कह रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड से जो है वो अचानक मिली, कहाँ पर, एक मेले के अंदर, ठीक है, एक मेले के अंदर वो अपने फ्रेंड से जो है वो अचानक मिली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अचानक मिलना या फिर से होकर गुजरना की सेंस आ रही है तो से होकर गुजरना की सेंस आ रही है तो गो अक्रॉस, और अचानक मिलना की सेंस आ रही है तो कम अक्रॉस। अब अचानक, अब देखो अचानक के लिए एक वर्ड और यूज हो जाता है, दैट इज सडनली, सडनली, ठीक है। अब केम अक्रॉस का मतलब भी है अचानक मिलना और सडनली का मतलब भी होता है अचानक। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एक साथ में नहीं आ सकते। तो दैट मीन्स कभी भी आपको ऐसे देखने को मिले सेंटेंस शी सडनली केम अक्रॉस, तो दैट मीन्स कि वहां पे हम किसको काट देंगे, सडनली को काट देंगे, क्योंकि वर्ब तो हमें रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो सडनली और केम अक्रॉस जो है वो एक साथ में यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केम अक्रॉस भी अचानक मिलना की बात करता है और सडनली भी आपका अचानक की ही सेंस वहां पे देता है। तो इस बात की जो है वो आपको ध्यान रखना है भाई। समझ में आया यहाँ पे? चलिए, और तो आपके बेसिक से प्रीपोजिशंस होते हैं। ये अप का मतलब हमें पता है ऊपर होता है, डाउन का मतलब हमें पता है नीचे होता है। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ शी क्लाइंब्ड अप दी ट्री, शी क्लाइंब्ड अप दी ट्री, दैट मीन्स कि वो ट्री पे चढ़ रही है। और अगर मैं बोलूँ शी क्लाइंब्ड डाउन दी ट्री, तो दैट मीन्स कि वो ट्री से नीचे उतर रही है। तो ये तो सिंपल से हैं, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं वो मैंने आपको जो है वो करा दिए हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें आपका बच जाता है प्रीपोजिशन के अंदर जो आपका टॉपिक बच जाता है वो बच जाता है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, या मैं बोलूँ फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक बच जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रीपोजिशंस हैं, जहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको यूज़ करनी है, वो मैं आपको क्लास में करा दूंगी। उसके अलावा हम कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी है, जितना भी मैटर है हमारे पास, वो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि ध्यान दो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन आपका एक ऐसा टॉपिक है, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आप इसको रिवाइज करते जाओगे, जितना आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करता जाओगे, प्रीपोजिशन आपको उतना ही समझ में आता चला जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रीपोजिशन जो है वो 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर में टॉपिक खत्म होने वाला टॉपिक है, नहीं। ये मैंने सिर्फ आपके सेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ें कराई हैं, वरना प्रीपोजिशन आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपके पूरा 1 महीना भी लग सकता है। दैट मीन्स के 30 से 40 लेक्चर आपके प्रीपोजिशन के हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो मैटर प्रोवाइड किया है जो आपके सेट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी अगली, उसमें हम कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस को देखेंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे देखेंगे जहाँ पे हमें प्रीपोजिशन को यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो कल अगली क्लास में कंप्लीट हो गई वो चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो हम उसके लिए एक लेक्चर और लगाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा के दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में पढ़ते रहिए, रिवाइज जरूर करते रहिए। थैंक यू क्लास।